हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का तीसरा चैप्टर ज्योग्राफी का, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, और 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, साथ ही क्लास 6 का भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफी का। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए। एक नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसी का नोट्स है ये, और इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी पढ़ने में, और साथ ही अपना शॉर्ट्स नोट बनाते चले। इससे इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, हमारी बदलती पृथ्वी। आज का चैप्टर क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल जो है दोस्तों, जिस पर हम निवास करते हैं, अनेक तरह के प्लेटों में विभाजित है। हमारा जो स्थल मंडल है जिस पर हम निवास करते हैं, अनेक प्रकार के प्लेट में विभाजित है, और इसे स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं। और इस प्लेट को क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। स्थल मंडल का जो प्लेट है अपनी धीमी गति से हमेशा बढ़ती जाती है, और प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग ये खसक जाती है। स्थल मंडल का जो प्लेट है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण। अब देखिए, प्लेटों के बीच ये गति होता क्यों है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो है पिघले हुए मैग्मा है होते हैं, जो कि उस गति करते रहते हैं, और पिघले हुए मैग्मा के गति के कारण ही स्थल मंडल का जो प्लेट है वो क्या करता है? खसकता रहता है, धीमी गति से चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो ये मैग्मा है, मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा घूमता है वो किस डायरेक्शन में घूमता है? तो वृत्तीय रूप से। वृत्त आप लोग जानते हैं, सर्किल। ठीक है, तो एक सर्किल मान लीजिए इस तरीके से घूमता है वृत्तीय रूप से। ठीक है, इसको एक क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि गर्म जल में एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लिया गया है, यहाँ पर देखिए, और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दिया है। बीकर को तपाई पर गर्म करता है, और जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। मतलब जल जब गर्म होता है तो कागज की जो टुकड़ी है वो ऊपर उठता है, और फिर ठंडा होता है तो परतों के साथ ये नीचे बैठती जाती है। ठीक है, तो पिघला हुआ जो मैग्मा है वो भी क्या करता है? इसी प्रकार की गति करता है वृत्तीय रूप से। जब गर्म हो जाता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ऊपर चला आता है, और उसके बाद जब कम होता है तो नीचे चला आता है। इसी तरह की गति होती रहती है पृथ्वी के नीचे स्थल मंडल के प्लेटों के बीच। ठीक है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है, और इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो पृथ्वी के जो गति है इसको बल के आधार पर विभाजित किया गया है, और दो तरह की गतियां की बात की गई है। ठीक है, तो बताया गया है कि जिसके कारण 2 तरह की गतियां उत्पन्न होती है। एक है अंतर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है। मतलब ऐसा बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, मतलब अंदर नीचे, ठीक है, घटित होता है, उसको अंतर्जनित बल बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे बहिर्जनित बल बोलते हैं। ठीक है, एक्सोसेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप लोग समझ गए। अंतर्जनित भाग में घटित होता है उसको अंतर्जनित बल बोलते हैं, और सतह पर उत्पन्न होता है उसे बाहिर्जनित बल बोलते हैं। ठीक है, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करती है। जो ये अंतर्जनित बल है दोस्तों, जो पृथ्वी के अंदर होता है, ये एक प्रकार की आकस्मिक गति, मतलब अचानक से गति उत्पन्न करती है। तो कभी धीमी गति उत्पन्न करती है, मतलब कभी काफ़ी तेज गति उत्पन्न करेगी, और कभी काफ़ी धीमी गति उत्पन्न करती है। और इसी आकस्मिक गति के कारण दोस्तों क्या हो जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटना देखने को मिलता है। ठीक है, तो आकस्मिक गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, भूकंप और ज्वालामुखी से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की गतियां हम क्या क्या था? 2 अंतर्जनित बल और बाहिर्जनित। अंतर्जनित में आ जाता है आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल से क्या होता है? तो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी घटना देखने को मिलती है। भूस्खलन क्या होता है? तो भूस्खलन होता है दोस्तों
कि पहाड़ी इलाके में आप लोग देखे होंगे कि कहीं पे पहाड़ खिसक के रोड पे गिर जाता है मिट्टी भर भरा के, तो इसी को दोस्तों भूस्खलन बोलते हैं और ये आपको पहाड़ी एरिया में काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद पटल विरूपल बल, इसके कारण पर्वत निर्माणकारी बल भी इसको बोलते हैं, इससे पर्वतों का निर्माण होता है। उसके बाद बहिर्जनित बल, बहिर्जनित बल में दो चीज़ आता है, एक है अपर्दन और एक है निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण हम पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, मतलब पिछला जो चैप्टर था उसमें भी, वहाँ पर आपको क्लियर हो ही गया होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ देख लीजिए। अपर्दन क्या होता है कि नदी या बहता हुआ जल, चाहे पवन हो या समुद्री तरंग हो या हिमनद हो, इन सभी कारकों के द्वारा अगर किसी जगह की मिट्टी को, अगर मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी है, इसको बहा के नदी का बहता जल हो, पवन हो, समुद्री तरंग, इस सभी के द्वारा अगर किसी जगह से बहाकर किसी जगह पर ढेर लगा दिया जाता है मिट्टी को, तो इसको बोलते हैं, जहाँ से मिट्टी को बहाया जाए तो मतलब जहाँ बहाएगा वहाँ गड्ढा हो जाएगा, तो इसको यहाँ बोलेंगे कि यहाँ क्या हो गया, मिट्टी का अपर्दन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अपर्दन हो गया। और जहाँ पर ले जाके जमा कर देता है उसको बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, निक्षेपण। और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण मैदानी भागों में अलग अलग तरह की आकृतियाँ देखने को मिलती है, स्थल की अलग अलग तरह की आकृति देखने को मिलता है। ठीक है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर तो पवन जब तेज चलती है तो कहीं से भी बालू उठा के और एक जगह इकट्ठा करके एक टीला का निर्माण कर देती है, और ये खासकर रेगिस्तानी वाले इलाका में ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों नदी और झरने के द्वारा और जो जल प्रपात है वो जब ऊंचाई से गिरता है तो उससे भी अपर्दन की क्रिया होती है, और वही अपर्दन के बाद आपको निक्षेपण भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब नोट्स में देख लेते हैं, हम नोट्स बना दिए हैं। देखिए नोट्स से आपको आराम से रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए स्थल मंडल, ये प्लेट बताए थे, स्थल मंडल अनेक प्लेट में विभाजित है। ये प्लेट हमेशा धीमी गति में चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर पृथ्वी की सतह जो प्लेट है वो घसक जाती है। ये गति पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण होती है। ठीक है, पूछा जाए कि स्थल मंडलीय प्लेट के बीच गति का क्या कारण है, तो इसका कारण है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति। ठीक है, इसी के कारण ये गति करती है। मैग्मा जो है अब किस तरीके से गति करता है, तो एक वृत्तीय रूप से गति करता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के ये गति बल के आधार पर विभाजित है। पृथ्वी का जो ये गति है बल के आधार पर विभाजित है, जिसमें दो प्रकार की बल की बात की गई है। पहला है अंतर्जनित बल, इंडोजेनिक फोर्स। यह बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है। ये बल आकस्मिक गति और उत्पन्न करता है और कभी धीमी गति उत्पन्न करता है, और जो आकस्मिक गति उत्पन्न करता है इसी से आपको भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा फोर्स क्या था, तो बहिर्जनित बल था। बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स, ये बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, जिसमें हम लोग देखे थे अपर्दन और निक्षेपण बहिर्जनित बल के अंतर्गत आ जाता है। अपर्दन कैसे हुआ, निक्षेपण कैसे होता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे इस पेज में। चलिए अब अगला पेज देख लेते हैं। अगला पेज में ज्वालामुखी की बात की गई है। ज्वालामुखी भूपरपट्टी पर खुला हुआ एक छिद्र है। ज्वालामुखी क्या है कि भूपरपट्टी पे मतलब एक तरह का छिद्र है जिससे पिघले हुए मैग्मा या पदार्थ बाहर निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी में बनाया गया है और ये भूपरपट्टी है ऊपर वाला पृथ्वी का, और यहाँ पर देखिए ये एक तरह का क्षेत्र है और यहीं से पिघला हुआ मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो जो मैग्मा बाहर निकल के देखिए इस तरीके का निर्माण करता है शंकु के रूप में, और इसको बोलते हैं दोस्तों लावा। ये पिघले हुए मैग्मा को क्या बोलते हैं, जो ऊपर आ जाता है तो इसको लावा बोलते हैं। ये नली जो है दोस्तों ये निकास नली है। ऊपर वाले भाग को क्रेटर बोलते हैं। यहाँ से गैस और राख के रूप में कुछ चीज़ें निकलती रहती है। ठीक है, और इसी को इस वाले जगह को बोलते हैं दोस्तों मैग्मा कोस्ट। मैग्मा कोस्ट मतलब जहाँ से मैग्मा निकलता है। ठीक है, तो समझ गए। ज्वालामुखी एक तरह का छिद्र है जिससे होकर पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते रहते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ठीक है, अब स्थल मंडलीय प्लेट में जो गति होता है आकस्मिक गति के कारण अंतर्जल बल के द्वारा स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर एक तरह का कंपन देखने को मिलता है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। और ये कंपन जो है दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को दोस्तों क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। ठीक है,
स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी के सतह पर यह कंपन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, मतलब मान लीजिए यहाँ कंपन हुआ तो ये चारों ओर गति करता है। भूपरपट्टी के नीचे जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको बोलते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है दोस्तों, ये है भूकंप का उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या होता है? वह स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न होता है और भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहा जाता है। मतलब जहां से भूकंप की कंपन स्टार्ट होता है पृथ्वी के अंदर, और ठीक उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर वाला जो जगह है इसको बोलते हैं अधिक केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र बोलते हैं, और भूकंप से सबसे अधिक हानि जो होता है दोस्तों केंद्र पे ही होता है। ठीक है, अधिक केंद्र के निकट भाग में सबसे अधिक हानि होती है, मतलब कंपन सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे अधिक केंद्र से दूर चलते जाएंगे, जैसे इस तरीके से, वैसे वैसे कंपन कम होता है। मान लीजिए कोई ए पॉइंट यहाँ पर है और कोई बी पॉइंट यहाँ पर है, तो ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके होंगे और सबसे ज़्यादा हानि देखने को मिलेगा। बी पॉइंट पर ए से कम भूकंप के झटके और देखने को मिलेगा और हानि भी कम होगा। ठीक है, अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। यही कारण है कि ए पे ज़्यादा भूकंप का झटका देखने को मिलता है और बी पे कम देखने को मिलता है, क्योंकि अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, भूकंप की तरंग सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, सभी दिशा में, देखिए यहाँ पर बाहर की ओर दिखाया गया है और ये सभी दिशा में निकलती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब भूकंप के तरंग जो है दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग जो है दोस्तों अनुदैर्घ्य होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पी तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य होता है। एस तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, और एल तरंग जो होती है वो पृष्ठीय तरंग होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इन तरंग के गुणधर्म और विकास से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो इसका गुणधर्म को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे और अगले क्लास में इसको डिटेल से दिया गया है, तो आप हम वहीं पढ़ेंगे और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, अभी आप ध्यान रखिए कि भूकंपीय तरंगे जो है दो तीन प्रकार की होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, साथ ही दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका PDF नोट्स चाहिए, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो भाई ऐसा है, आप इसको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में देखते रहते हैं कि इसको PDF दे दीजिए सर, तो सर ऐसा है कि डेली एक क्लास आता है और 10 से 15 मिनट लगेगा। आप इसको नोट डाउन करते चलिए, इससे आपको अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी रिविज़न का मौका मिलेगा। और नोट्स लेने से क्या हो जाता है कि वो वहीं PDF नोट्स तो सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन वो टेलीग्राम चैनल में ही रह जाता। 90% यही होता है। ठीक है, इसीलिए हम नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़िए। वैसे हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी नाम से, चैनल के नाम से। ठीक है, चलिए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? तो भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। ज्वालामुखी का फिगर आप लोग देख ही लिए थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, भूकंप क्या होता है? तो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति से पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को दोस्तों भूकंप कहते हैं। कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। ठीक है, किसी एक ओर नहीं, मतलब चारों ओर कंपन जो है वो गति करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं उद्गम केंद्र की। उद्गम केंद्र क्या होता है? तो भूपरपट्टी के नीचे जहाँ पर कंपन प्रारंभ होता है उसी जगह को बोलते हैं उद्गम केंद्र। वो कहाँ होता है? पृथ्वी के नीचे होता है। ठीक है, और इसके निकटतम भू सतह पर स्थित स्थान को अधिक केंद्र बोलते हैं। भू सतह मतलब इसके निकटतम जस्ट ऊपर जो है दोस्तों उद्गम केंद्र होता है। ठीक है, अधिक केंद्र सर्वाधिक हानि, मतलब अधिक केंद्र पर सबसे ज़्यादा हानि देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग यहाँ पढ़े थे। तीन तरह का तरंग पढ़ लिए, भूकंपीय तरंग पढ़ लिए। चलिए, अब भूकंप की जो भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग कि भूकंप की जो भविष्यवाणी है वो संभव नहीं है, लेकिन हम इसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय लोग कुछ तरीके हैं जिससे भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे जानवर के व्यवहार में परिवर्तन देख के भी आदिवासी लोग पता कर लेते हैं। तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों की धरापत आ जाना, ये सारे लक्षण हैं भूकंप के। देखिए, गुजरात में भूकंप जो आया था 2001 ईस्वी में, उसका दृश्य दिखाया गया है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल जो है भूकंप को तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 6.9 की तीव्रता वाला भीषण
भूकंप देखने को मिला था। अब देखिए भूकंप देखने को मिला था कहाँ पर, तो भुज में, ठीक है। अब देखिए भूकंप का जो मापन देख लेते हैं पहले। तो भूकंप का जो मापन किया जाता है एक यंत्र के द्वारा जिसको बोलते हैं भूकंप लेखी, ठीक है। और भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल से। कंफ्यूज नहीं होता है, भूकंप लेखी से भूकंप का मापन होता है, लेकिन भूकंप की तीव्रता का मापन बोल दिया जाए तो रिएक्टर स्केल पर इसका मापन होता है। भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है तब उसका प्रभाव नहीं के बराबर देखने को मिलता है। भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वस्तु के गिरने की क्षति पहुंचती है। और भूकंप की तीव्रता जब 6 या उससे अधिक होता है तो सबसे यह बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्षति देखने को मिलता है। और गुजरात में देखिए 6.9 का आया था। और तीव्रता 7.0 हो जाता है तो समझिए इससे अधिक हो गया, मतलब सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भूकंप लेखी का चित्र दिया गया है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है। भूकंप, गुजरात भूकंप की चर्चा की गई है। उस समय जो तबाही हुई थी, 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी उस दिन। भूकंप लेखी से प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा किया गया था। भूकंप के बचाव की तैयारी की बात की गई है। तो भूकंप के दौरान सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में छिप जाना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि खुली जगह पर जाके शरण ले ले, पेड़ पौधा जहाँ ना हो इनसे दूर रहे। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास या टूटे हुए सकरी खिड़की, तस्वीर फ्रेम, इस सबसे दूर रहना चाहिए, आपके सिर पर गिर सकता है, ठीक है। और पहले से तैयार रहे, अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए। आपदा का सामना अपने पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, ठीक है। वैसे ये कहने वाली बात है, लेकिन जब आपदा आती है तो वो अलग ही माहौल हो जाता है, ठीक है, लोग काफ़ी डर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं भूकंप लेखी। तो भूकंप मापन का यंत्र है, बता ही दिए। रिएक्टर स्केल क्या मापता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है, इस स्केल पर होता है, ठीक है। किस पे, तो रिएक्टर स्केल पे। अब रिएक्टर स्केल की तीव्रता की बात कर लेते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भूकंप की तीव्रता 2 से कम हो रिएक्टर स्केल पर तो किसी प्रकार का डैमेज नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब 5 से कम हो तो थोड़ा थोड़ा डैमेज होता है, और ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर ये 6 से अधिक हो जाए, 6.0 से अधिक हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपको डैमेज देखने को मिलेगा। और 6.9 का डैमेज जो भूकंप आया था वो हम देखे हैं कहाँ पे, तो गुजरात में, और कितना क्षति हुआ था वो भी देखे हैं। लेकिन अगर आपको भूकंप का झटका 7.0 से अधिक देखने को मिले तो सब भाई ख़त्म, टाटा बाय बाय की स्थिति हो जाती है, क्योंकि इस समय क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हानि देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे मुख्य स्थल आकृतियां। मुख्य स्थल आकृतियां, देखिए स्थल आकृतियां का जो निर्माण होता है उसका कारण है दो, अपक्षयन और अपर्दन। अपर्दन और अपक्षयन दो प्रकार का, निक्षेपण और अपर्दन हम पहले आपको इसी चैप्टर में समझाए भी हैं। तो यही एक प्रक्रिया है दोस्तों जो क्या करती है, स्थल आकृति का निर्माण करती है नए नए तरह के। अपक्षयन और अपर्दन नामक दो प्रक्रिया है जिससे दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, ठीक है। शैलों के टूटने से अपक्षयन की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं, ठीक है। तो भूमि का जो दृश्य है, भूमि का जो आकार है, उसमें जल, पवन और हिम मतलब बर्फबारी के द्वारा जो उसके होने वाले जो क्षय है उससे उसको अपर्दन बोलते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जिसके कारण एक स्थान पर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। अपर्दन और निक्षेपण की ये प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृति या स्थल आकृति का निर्माण करती है, ठीक है। तो अपर्दन क्या पढ़े थे कि जहाँ से किसी चीज़ को हवा, पवन, जल के द्वारा वहाँ से विस्थापित करके दूसरे जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए। जहाँ से विस्थापित किया जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर्दन, और जहाँ पर ले जाके जमा कर दिया जाता है उसको बोलते हैं निक्षेपण, ठीक है। तो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब नीचे दिया गया है नदी का कार्य। नदी का क्या कार्य होता है, नदी के जल से भूदृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से क्या होता है, भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह एक प्रकार का जल प्रपात बनाती है। देखिए इस तरीके से जब ऊपर से नीचे गिरती है नदी का जल तो क्या बनाता है, जल प्रपात बनाता है। और ये देख रहे हैं ये कठोर शैल है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, और ये जो दिखा रहा है जल के
कठोर शक्ति के द्वारा मृदु जो सेल होते हैं वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोरदार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। ठीक है, पहले हम जलप्रपात देख लेते हैं। तो जलप्रपात के बारे में यहाँ पर देखिए, विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि एंजल जलप्रपात कहाँ पे है। तो ये जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है और वेनेजुएला एक शहर है वहाँ पर दक्षिण अमेरिका का, वहाँ पर स्थित है। और ये जलप्रपात जो है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अन्य जलप्रपात जैसे उत्तरी अमेरिका के कनाडा तथा संयुक्त अमेरिका के सीमा पर स्थित है न्यागरा जलप्रपात। न्यागरा जलप्रपात पूछे तो दो देश के सीमा पे, अमेरिका और कनाडा के सीमा पे स्थित है। उसके बाद बात करें अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो देश है, अफ्रीकी देश, जिसके सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। ये तीनों जलप्रपात काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो विक्टोरिया जलप्रपात, न्यागरा जलप्रपात और एंजल जलप्रपात, ये तीनों को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर देखिए न्यागरा जलप्रपात का कुछ दृश्य दिखा गया है और आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है वहाँ पर जलप्रपात। ठीक है, छोटे छोटे जलप्रपात तो बिहार में भी है एक जगह, शायद नवादा में। तो इस तरह का जलप्रपात आपको देखने को मिलता है और ये तीनों जलप्रपात जो है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नदी का जब मैदानी भाग में बहती है तो किस तरीके से बहती है। तो नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मोरदार मार्ग बनाती है। देखिए इस तरीके से बह रही है नदी और मोरदार मार्ग, यहाँ पर देखिए मोरदार मार्ग बना रही है। तो यहीं पर दोस्तों क्या इस मोरदार मार्ग पे यहाँ पर देखिए ये जो जगह है यहाँ पर क्या निर्माण होता है, तो विसर्प का निर्माण करती है। जो नदी का बड़ा मोड़ होता है उसको बोलते हैं विसर्प। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मोड़ है तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, तो विसर्प बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण, और ये जो मोड़ है यहाँ पर लगातार क्या हो जाता है, अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, जिससे विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। मतलब निक्षेपण स्टार्ट हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये सिरा और ये दोनों आपस में टकरा जाएगा, मतलब नदी यहाँ से यहाँ होके बहने लगेगी और ये हिस्सा जो है दोस्तों ये कट के अलग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये अलग हो गया है, तो इसको बोलते हैं चाप झील। ठीक है, विसर्प लूप नदी अगर कट जाते हैं और एक झील बनाते हैं तो उसे चाप झील, कोसी में देखेंगे आप लोग तो कई बार कोसी अपना मार्ग बदल देती है और इसी तरह के छोटे झील का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तट से बाहर निकल जाती है। देखिए ये तटबंध बनाया जाता है नदी के दोनों तरफ। कई बार नदी क्या करती है, तटबंध को तोड़कर बाहर निकल जाती है और मैदानी भागों में फैल जाती है, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थ का निक्षेपण शुरू हो जाता है। ऐसी मिट्टी को अवसाद बोलते हैं। आप लोग कभी आप लोग के इलाका में बाढ़ आया होगा तो देखे होंगे कि एक महीन सी मिट्टी, चिकनी सी मिट्टी ला के छोड़ देती है और ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। ठीक है, इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है और ऐसे में क्या हो जाता है, एक समतल उपजाऊ और बाढ़ जैसा मैदान का निर्माण हो जाता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध बोलते हैं। नदी के किनारे जो उठे हुए भाग होते हैं उसको तटबंध बोलते हैं। ठीक है, समुद्र तक धीरे पहुंचते पहुंचते नदी का जो प्रवाह है धीमा हो जाता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। नदी अनेक धारा में विभाजित हो जाती है। ठीक है, नदी जो है अनेक धारा में विभाजित हो जाती है समुद्र तक पहुंचते पहुंचते। और यहाँ पर देखिए अनेक धारा, ये जो नदी है अनेक तरफ से विभाजित हो गई है और इसे ही दोस्तों बोलेंगे वितीरिका बोल जाते हैं। ठीक है, तो समुद्र के पास जब नदी समुद्र में प्रवेश करने वाली होती है तो अलग अलग तरह के धारा में अलग अलग दिशा में विभाजित हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। ठीक है, जहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। और यहाँ नदी इतना धीमा हो जाता है कि अपने साथ लाए गए मलबे का क्या करता है, निक्षेपण करना शुरू कर देता है। प्रत्येक वितीरिका अपने मुहाने का निर्माण करता है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है और इसके मुहाने पर अवसाद के संग्रह से क्या हो जाता है, डेल्टा का निर्माण
हो जाता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम और डेल्टा का निर्माण मतलब ढूंढे तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी। ये दोनों बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और डेल्टा वाले क्षेत्र में जो सुंदरवन के डेल्टा है जो मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, सुंदरवन की डेल्टा कहाँ बनाया गया है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है, अब चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। पढ़ तो लिए इतना, अब चलिए यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। अपर्दन और निक्षेपण तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए अब जलप्रपात की बात करें। जलप्रपात क्या होता है, जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस तरीके से आप नोट्स बना लेंगे। न्यागरा जलप्रपात कहाँ पर है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, और ये बॉर्डर पर स्थित है कनाडा और अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात, ये अफ्रीका महादेश में है और अफ्रीका महादेश के दो देश जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे स्थित है। तो इस तरीके से इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए डायरेक्ट पूछ दे तो अफ्रीका में है, कहाँ स्थित है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, विसर्प हम लोग पढ़े ही हैं, देखें यहाँ पर। ठीक है, जब नदी मोरदार मार्ग पर बहती है तो बड़े मोरों को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। चाप झील क्या होता है, तो विसर्प लूप नदी से जब कट जाता है, जो मोर है दोस्तों वो कई बार नदी से कट जाता है, नई नदी सीधी बहने लग जाती है। तो इस तरीके से चाप झील का निर्माण होता है और चाप झील आप लोग फिगर में यहाँ पर देखे थे, ये था दोस्तों चाप झील। ठीक है, चलिए वितरिका क्या होता है, जब समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धारा में विभाजित हो जाती है। वो समझिए, एक तरह से समझिए पानी जो है छितरा जाती है, अलग अलग दिशा में धीमी हो जाती है, इसके कारण अनेक दिशा में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका बोलते हैं। ठीक है, इसके मुहाने पर अवसाद का संग्रह करती है। अवसाद क्या होता है, तो नदी के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया जाता है उसको अवसाद बोलते हैं। और अवसाद नदी के मुहाने के पास जब नदी धीमा हो जाती है तो अवसाद को संग्रह कर देती है और इससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। भारत में स्थित सुंदरवन का डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे समुद्री गुफा के बारे में, क्या होता है। तो समुद्री तरंग के कार्य क्या है, समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती है। समुद्र की जो तरंग है दोस्तों, वो लहरें जो है लगातार क्या है, सैलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती है, समय के साथ ये बड़ा और चौड़ा होता जाता है। इसको बोलते हैं समुद्री गुफा। इसको क्या बोलेंगे, समुद्री गुफा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों समुद्री गुफा। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा सा है, इसको बोलेंगे समुद्री गुफा। लेकिन यही गुफा के बड़े होते हैं और इसमें केवल छत ही बचता है, तब इसको बोलते हैं तटीय मेहराब। जैसे कि ये वाला भाग देख रहे हैं, ये है दोस्तों तटीय मेहराब। यहाँ पर देखिए केवल छत बचा हुआ है, इसको बोलते हैं तटीय मेहराब। और लगातार अपर्दन से जब छत भी गायब हो जाए तो इसको और केवल दीवार बचे तो दीवार जैसी आकृति को बोलते हैं स्टैक। और यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों स्टैक। ठीक है, ये केवल दीवार के रूप में बचा हुआ है, ज़्यादा अपर्दन हो गया इसका। समुद्री जल के ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु बोलते हैं। समुद्र भृगु क्या होता है, तो समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलों को समुद्र भृगु बोलते हैं। ठीक है, समुद्री तरंग किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। समुद्री पुलीन क्या है, तो समुद्री पुलीन का निर्माण समुद्री किनारों पर होता है, जो कि समुद्री तरंग के द्वारा जो अवसाद होता है, मतलब जो पदार्थ होता है जल में, उसको अगर किनारे पे जमा कर दिया जाता है उसको समुद्री पुलीन बोलते हैं। ठीक है, तो सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पर नोट्स में एक एक चीज़ को। ठीक है, देखिए समुद्री गुफा क्या होता है, तो समुद्र में स्थित बड़ा और चौड़ा दरार वाला भाग को वाला सेल जो होता है, सेल मतलब पत्थर समझिए। ठीक है, उसको समुद्री गुफा बोलते हैं। तटीय मेहराब को होता है जब समुद्री गुफा में जब केवल छत बचे तो उसे मेहराब बोलते हैं, और जब केवल छत भी हट जाए, टूट जाए और केवल दीवार ही बचे तो उसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए। अब देख लेंगे हम लोग आगे हिमनद का कार्य। हिमनद हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों से गोलास
गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। गोलास्मी मिट्टी द्वारा एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन होता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से गर्त में जल भर जाते हैं, ठीक है, और समुद्री झील बन जाते हैं। तो समुद्री जब बर्फ जब पिघलता है तो गर्त में, मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है उसको गर्त बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे वाले को शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको शीर्ष बोलेंगे और इसको गर्त बोलेंगे, ठीक है। तो गर्त में क्या होता है, जब बर्फ पिघलता है तो यहाँ पर पानी जैसा बन जाता है और गड्ढे में झील का निर्माण होता है, जिसको सुंदर झील होता है, जिसको बोलते हैं पहाड़ी इलाका में, ठीक है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं और निक्षेप के द्वारा हिमनद हिमोद का निर्माण करती है। तो हिमनद हिमोद क्या होता है, तो छोटे छोटे सेल, रेत और तलछट मिट्टी के द्वारा जब निक्षेपित कर दिया जाता है तो उसको हिमनद हिमोड बोलते हैं। इसका निक्षेपण हिम के द्वारा, मतलब बर्फबारी के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पवन का कार्य। क्या आपने रेगिस्तान देखा है? कई अगर आप लोग राजस्थान गए होंगे तो रेगिस्तान देखे होंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का ठंडा रेगिस्तान किसको बोला जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए तो आप लोग, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? तो बालू टिम्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बालू का टिम्बा दिखाया गया है, जहाँ पर बालू देखिए एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। तो क्या होता है, रेगिस्तान में पवन, अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। तो रेगिस्तान के क्षेत्र में अपर्दन किसके द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा। नदी के द्वारा मैदानी भागों में निक्षेपण और अपर्दन देखने को मिलता है, ठीक है, और पवन के द्वारा रेगिस्तानी भागों में, ठीक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जो समांतर छत्रक सेल जिसको समांतर छत्रक सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख ही रहे हैं, ऊंचा ऊंचा टिम्बा बना हुआ है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है और इसे सेल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन के चलने पर रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। पवन क्या करती है, रेत को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटा पहाड़ी का निर्माण करता है, और जब मतलब हवा में रेत उड़ के जाता है, जब हवा रुकता है तो इस प्रकार से रेत का एक टीला बन जाता है, रेत का पहाड़ बन जाता है, जिसे बालू टिम्बा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बालू टिम्बा कहते हैं। जब बालू का कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उसको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। अब जहाँ से वायु को उठाया जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? अपर्दन हो जाता है। और जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है तो इसे लोयस कहते हैं। और जब ये बालू के कण दूसरे जगह पर निक्षेपित, मतलब कि फैल जाते हैं और कुछ इस तरीके से बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं लोयस। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। विशाल लोयस पर निक्षेप पाया जाता है, कहाँ पर? चीन में, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं था, आप बस याद रखेंगे रेगिस्तान में टिम्बे का निर्माण किसके द्वारा होता है? बालू के टिम्बे का निर्माण तो पवन के द्वारा होता है। यहाँ पर निक्षेपण और अपर्दन का काम पवन ही करती है रेगिस्तानी वाले इलाकों में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, छोड़ दिए हैं, लेकिन आप लोग इसको बालू टिम्बा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये अभ्यास प्रश्न है, जिसको आप लोग खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सा समुद्र के तरंग का विशेषता नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है किसका? तो किसका विशेषता है? तो हिमोड का, ठीक है। पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण आपको ज्वालामुखी और भूकंप देखने को मिलता है। छत्रक सेलें पाई जाती है कहाँ पर? तो रेगिस्तान में पाई जाती है। चाप झील यहाँ पाई जाती है तो नदी घाटी में पाया जाता है, ठीक है, चाप झील, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए मिलान दिया गया है, तो ये सब आप खुद से बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर हम अच्छे से पढ़ा ही दिए हैं। अब देखिए इसको आराम से कर सकते हैं। हिमनद क्या होता है? तो बर्फ़ की नदी को बोलते हैं हिमनद। विसर्प क्या होता है? विसर्प आप लोग को बता ही दिए हैं, जो नदी मोड़दार मार्ग होता है वहाँ पर। पुलीन क्या होता है? बालू टिम्बा क्या होता है? जलप्रपात। इसको मिलाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट्स एक बार और देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या नोट्स करेंगे तो नोट कर लीजिए। हम तो कहेंगे आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और नोट बनाते चलिए, ठीक है। अगला चैप्टर आज शाम में ही चौथा चैप्टर अपलोड हो जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था कुछ खराबी के कारण।
तो चौथा चैप्टर भी आज अपलोड हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट डाउन करते रहे, ठीक है, और पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन आपके नज़दीक है।